up a squad. So today we are going to come the traveler's eyes means through the eyes of travelers chapter 5 complete one shot. So let's begin with mission roadmap. So we will see the introduction why traveler matters 10th से 17th सेंचुरी तक है. एल बेरूनी 11th सेंचुरी किताबुल हिंद लिखी थी उसने और संस्कृत में क्या क्या बैरियर्स है वो देखेंगे. इब्न बतूता 14th सेंचुरी उसने रहला लिखी थी अरेबिक में. सिटीज एंड पोस्टल रिले. फ्रांसिस्कोस बर्नियर 17th सेंचुरी में आया था. मुगल लैंड क्रिटिक्यू करके गया एंड कैंप टाउन्स. ठीक है. मास्टर टेस्ट 40 मार्क्स chapter 1 to 5 fresh challenge. So let's start. Okay, so starting with the urge to move. Board repeated. अब क्यों ट्रैवलिंग करते हैं इतना, मतलब ट्रैवलिंग करने का क्या शौक है, क्या है? तो देखो, या तो हम सर्च फॉर क्या करते हैं, या तो हम सर्च फॉर वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, या तो हम बाहर कहीं अपॉर्चुनिटीज या हमें काम नहीं मिल रहा तो हम बाहर जाते हैं काम ढूंढने के लिए. हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, काम बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. कोई अपॉर्चुनिटी हमें बाहर से, मतलब कोई इनविटेशन आया होता है बाहर से कि यहाँ पे आप जॉब करो, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती, तो वाई शुड वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ से हम वहाँ ट्रैवल करते हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी को गेन करें, उसका फ़ायदा उठाएं. और नेचुरल डिजास्टर्स, ये लाइक फ्लड्स आ गए तो वहाँ से एस्केप, उस जगह से एस्केप करने के लिए हम ट्रैवलिंग करते हैं कि वहाँ पे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो हम वहाँ पे एस्केप, मतलब ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? एस्केप करने के लिए. वहीं थोड़ी रहेंगे तो भागेंगे हम वहाँ से. सेंस ऑफ एडवेंचरस कि भाई माउंटेन्स में जाना है, ये वो क्या करना है, स्कूबा डाइविंग करनी है, ये करना है, वो करना है, एडवेंचर करना है, एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, तो सेंस ऑफ एडवेंचर में भी जाता है. एंड रिलीजियस मिशन. हैसार्डी टूर पे भी कोई लोग जाते हैं. हसार्डियस कंडीशंस, कुछ हसार्डियस कंडीशन होती है कि जब आप निकलते हो तो कुछ चोरी हो गया, बैंड्स ऑफ रॉबर्स आए, कुछ लूटपाट हो गई, ऐसा. ये सब चीज़ें चलती रहती है. अपना मेडिवल कनेक्टिविटी. सेंट्रल एशिया से आए थे अपने एल बेरूनी, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता और यूरोप से आए थे बर्नियर साहब. ठीक है. कहाँ से? सेंट्रल एशिया से एल बेरूनी, मोरक्को से इब्न बतूता और यूरोप से बर्नियर आए थे. तो अक्रॉस 700 BC दे ब्रिज्ड इंडिया टू दी वर्ल्ड. मीन्स दे ब्रिज्ड इंडिया टू दी वर्ल्ड, उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूमा. इब्न बतूता को ग्लोब टॉर्टर बोला. क्यों? क्योंकि उससे पूरा वर्ल्ड घूम के गया है. वो चेन्नई चाइना गया था, बीजिंग तक वो पूरा घूम के गया. 1347 में घर आ गया था, मोरक्को आ गया था. ठीक है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल बेरूनी साहब से. तो एल बेरूनी आया था 11th सेंचुरी में. बॉर्न हुआ था उसका 1973 BC में. 973 BC में उसका BC नहीं, CE में बॉर्न हुआ था उज़्बेकिस्तान में. एजुकेशन इन सीरिया, अरेबिक, पर्शिया, हिब्रू. मतलब ये एजुकेशन दे सकता है आपको इन सीरिया, अरेबिक. ये एजुकेट, देखो एल बेरूनी ये आया था 973 CE में उज़्बेकिस्तान से. एजुकेटेड इन सीरिया, हिब्रू, पर्शिया, अरेबिक. इसने एक बुक भी लिखी है किताबुल हिंद अरेबिक में. अराइव्ड इन गजनी एज दी गजनी ने इन्हें हॉस्टेज बना के 1017 में लेके चले गए थे. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये एक स्कॉलर, एक राइटर थे, तो इनको ये लोग लेके चले गए थे कि वहाँ पे गजनी के बारे में लिखेंगे या जो भी करेंगे, वहाँ उसके बारे में भी नहीं बताया. मास्टर्ड संस्कृत टू स्टडी वेदास एंड गीता. इसने ये एल बेरूनी ने मास्टर की संस्कृत टू क्या स्टडी करने, वेदास, गीता और इन सबको स्टडी करने के लिए इन्होंने संस्कृत भी मास्टर. ठीक है. तो क्या क्या किया? बॉर्न हुए 973 CE में उज़्बेकिस्तान में. एजुकेटेड इन सीरिया,
हिब्रू, पर्शिया और अरेबिक। इनकी एक किताब है, उसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद अरेबिक में है। वो अराइव्ड इन गजनी, गजनी के पीरियड में आए थे और इनको गजनी ने हॉस्टेज बना दिया था 1017 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्कॉलर थे, एक राइटर थे, तो बहुत सारे लोगों को वहां से लेके गए थे उज्बेकिस्तान से। इन्होंने संस्कृत मास्टर की टू स्टडी वेदास गीता। ओके, वेदास एंड गीतास। ठीक है, वेदास एंड गीता। ठीक है, और इन्होंने जो किताबुल हिंद लिखी थी, अरेबिक मास्टरपीस, हाईली इंपॉर्टेंट है। जो किताब उल हिंद इन्होंने लिखी थी वो 80 चैप्टर्स में, टोटल 80 चैप्टर्स है उसमें। और एक यूनिक चीज़ है उसमें, पहले हर एक चैप्टर की शुरुआत में एक क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर की शुरुआत में एक क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर के शुरुआत में एक क्वेश्चन है। तो टोटल 80 चैप्टर्स है, हर एक क्वेश्चन, चैप्टर शुरुआत में क्वेश्चन है, फिर चैप्टर शुरू है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन, क्वेश्चन डिटेल में लिखा हुआ है और उसका कंपैरिजन भी किया हुआ है। अगर किसी का कंपैरिजन करना है तो फिर उसको कंपेयर भी किया हुआ है। ठीक है, renowned for mathematical orientation, universal intended for peoples living along the frontiers। यूनिवर्सल क्या है? इंटेंडेड फॉर पीपल जो लिविंग अलोंग इन दी फ्रंटियर्स। जो फ्रंटियर्स में लोग आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं यूनिवर्सल में, वो देखा। इंटीड फॉर पीपल्स लिविंग अलोंग दी फ्रंटियर्स। ठीक है, अब बैरियर्स टू अंडरस्टैंड, इन्होंने क्या क्या बैरियर्स फेस किए, तो ये PYQ फोकस है, तो ध्यान से पढ़ना। पहला बैरियर इन्होंने क्या फेस किया? इन्होंने 3 बैरियर फेस किए ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मीन्स इंडिया की हिस्टोरिक स्टडी करने के लिए। इन्होंने 3 बैरियर्स फेस किए। ठीक है, कौन कौन से? पहला संस्कृत लैंग्वेज में इन्हें थोड़ा दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने किससे एजुकेटेड थे? एजुकेटेड इन सीरिया, पर्शिया, अरेबिक और हिब्रू। 4 लैंग्वेजेस इनको आती थी, पर नहीं, संस्कृत नहीं आती थी। तो इनको क्या हुआ, जब ये इंडिया आए तो इन्होंने देखा इधर तो इंडिया है, मतलब इंडिया में तो संस्कृत चल रही है, तो इन्होंने संस्कृत को भी मास्टर किया टू स्टडी वेदास एंड गीता और वेदा को स्टडी करने के लिए इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। तो ना फर्स्ट बैरियर यही आया था कि जो संस्कृत थी वो संस्कृत वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन इन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। इन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट में वो बहुत अलग थी। संस्कृत वॉज वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ नॉट वेरी सिंपल टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। बहुत डिफिकल्ट था। तो पहले तो यही था, लैंग्वेज का बैरियर आया। दूसरा रिलीजियस गैप, उनको ना यहाँ पे डिफरेंट बिलीफ थे, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। वहाँ पे एक, जहाँ पे ये रहते थे उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन और वो एक प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हर कोई अलग अलग प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, इंसुलैरिटी, लोकल्स वर क्लोज टू आउटसाइडर्स, मतलब कि जो लोकल्स थे, जब कोई आउटसाइडर्स उनके रिलीजन के बारे में पूछता था, मुंह बंद। ठीक है, तो लोकल्स वर क्लोज टू आउटसाइडर्स। क्लोज मतलब मुंह बंद, कुछ नहीं बोलना। तो उन्होंने ये 3 बैरियर्स थे, उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? उनका सोल्यूशन निकाला, ही रिलाइड ऑन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड वेदास और गीतास। वो जो ब्राह्मण्स ने लिखे थे, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो लिखे थे, वो उस पे डिपेंड हुए। अब कोई बता ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? क्या कैसी स्टडी करेंगे इंडिया की? तो इसलिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, ब्राह्मण्स ने जो लिखा है, वो क्या करेंगे? उस पर रिलाई करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको संस्कृत को सीख जाएंगे। ठीक है, फिर अब क्या हुआ? कास्ट, लॉजिक एंड पॉल्यूशन। इन्होंने जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन था उसको रिजेक्ट किया। अब नोशन ऑफ पॉल्यूशन क्या था? नोशन ऑफ पॉल्यूशन ये था इम्प्योरिटी और प्योरिटी।
वो लोग, हम मतलब इंडिया के लोग ऐसे मानते थे कि कुछ लोग प्योर है, कुछ लोग इम्प्योर है। जैसे आप मान लो कास्ट, अब देखो इसने ये भी बोला कि जो कास्ट सिस्टम है वो यूनिक नहीं है इंडिया में, ठीक है, वो यूनिक नहीं है। वो पर्शिया में भी था, पर्शिया में भी है कास्ट सिस्टम, इंडिया में भी है, और हमने फ्रेंच में भी पढ़ा था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम हर जगह, कोई यूनिक नहीं है, ठीक है, कोई यूनिक नहीं है। तो अब इसने बोला इंडिया में कि जो ब्राह्मण, जो अगर मैं कास्ट सिस्टम बताऊं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते हैं। तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और जो वैश्य है, ये जो तीन लोग हैं ये प्योर है। और जो शूद्र है, शूद्र कास्ट है, वो इम्प्योर है। वो जो नोशन ऑफ पोल्यूशन ये कहता है, पर वो बिल्कुल इस एल्बेरूनी इसको पूरा रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो एक एग्जाम्पल देता है लॉ ऑफ नेचर। जैसे नेचर अपने आप को प्योर करता रहता है। जैसे मान लो कि सी वाटर में सॉल्ट है, तो सॉल्ट प्रिवेंट्स इट टू डिके, मीन सी वाटर को बचाती है डिके होने से। सॉइल बोल रहे हैं, सी सॉल्ट प्रिवेंट द सी वाटर टू डिके, फॉर बीइंग डिके, ठीक है। तो तो वो भी देखो लिखा, सॉल्ट प्रिवेंट सी डिके। वैसे ही सन क्लेंजेस एयर, सन एयर जो भी एयर में डर्ट पार्टिकल्स आते हैं उसको क्लियर करता है, सन उनको हटा देता है। तो वैसे ही इंसान भी अपने आप को प्योर करता रहता है डे बाय डे। तो कोई प्योर नहीं, कोई इम्प्योर नहीं। तो इसने इस नोशन को बिल्कुल भी रिजेक्ट किया, ये मानने को तैयार ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है, ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ सोशल पॉल्यूशन, लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग स्ट्राइकिंग फॉर प्योरिटी इवेंचुअली विंस। एग्जाम्पल, सन क्लींजेस एयर, सॉल्ट प्रिवेंट्स सी डिके। पॉल्यूशन इज कंट्ररी टू लॉ ऑफ नेचर। जैसे नेचर अपने आप को प्योर करता जा रहा है, वैसे इंसान भी अपने आप को प्योर करता जा रहा है डे बाय डे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्योर है या वो इम्प्योर है। तो इससे बिल्कुल एल्बेरूनी सहमत नहीं था, इसको बिल्कुल उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर सोशल कंपैरिजंस उसने किए, तो पर्शिया हैड 4 क्लासेस। अब देखो सोशल कंपैरिजंस उसने क्या किया कि जैसे इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो वैसे पर्शिया में पहले किंग्स, नाइट्स, प्रीस्ट, किंग्स आते थे, फिर मॉन्क्स या प्रीस्ट, फिर उसके बाद कौन आता था, उसके बाद साइंटिस्ट, उसके बाद पीजेंट्स। तो ऐसी 4 क्लासेस हर उसमें, इंडिया में कोई ऐसी यूनिक चीज नहीं है, हर जगह है ये, तो ठीक है। ही आर्ग्यूड, देखो पर्शिया हैड 4 क्लासेस, नाइट्स, प्रीस्ट, साइंटिस्ट एंड पीजेंट्स। ही आर्ग्यूड सोशल डिविजन्स वर नॉट यूनिक इन इंडिया। सोशल डिविजन्स हर में, हमने फ्रेंच में भी पढ़ा था 11th में, हमने अभी पर्शिया का भी पढ़ा है, और इंडिया में भी है। तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है ये, ठीक है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है। तो इस्लाम, ऑल आर इक्वल, डिफरेंस। अब इस्लाम में ये देखते हैं कि इस्लाम में सारी चीज़ें इक्वल होती है, कोई भी चीज़ अलग नहीं होती। मतलब बस लोगों को क्या डिफ्रेंशिएट करता है, सब इस्लामिक जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम लोग हैं, वो सब इक्वल हैं। बस उनको डिफ्रेंशिएट कौन करता है कि वो कैसे भक्ति करते हैं, क्या करता है, कोई क्या करता है, कैसे बताऊँ, ठीक है। तो ये समझ लो कि बस भक्ति से कोई ऐसी पूजा कर रहा है, कोई ऐसी तरह से पूजा कर रहा है, कोई किसी को ये कर रहा है, कोई ऐसी तरह से भगवान को भोग चढ़ा रहा है, कोई ऐसे पूजा कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसको, ईद रख रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भगवान खुश हो। तो वो हर अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, तो वो अलग अलग प्रैक्टिसेस ही उन्हें डिफ्रेंशिएट करते, नहीं तो बाकी सब इक्वल। तो ये इस्लाम में यही बताया गया है। ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ वर्णा वाज ऑफन नॉन रिजिड।
in reality. ठीक है, तो ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्णा वॉज ऑफन नॉन रिजिड इन रियलिटी. इतने रिजिड नहीं होते थे, इतने कठिन नहीं होते थे रियलिटी में. ये क्या हुआ भाई, दिख नहीं रहा. ठीक है, तो देखो, अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ तो समझ आएगा. When faced with unbelievable account, wait for a minute, I guess. Faced with unbelievable accounts like wooden idols lasting 2 lakh years, Al-Biruni remained a scientist. He recorded the unusual and ended with, "How can this be? God knows the best." ठीक है, ये सोर्स है साइंटिस्ट स्केप्टिज्म. देखो क्या है इसमें, क्या बताया है कि जो अल बेरूनी है ना, वो इस चीज़ को मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप जो बाहर से इंसान आया है, अब आप उसको बताओगे ऐसी चीज़, तो वो कैसे बिलीव करेगा. मतलब एक लकड़ी का स्टैचू, वुडन स्टैचू 2 लाख ईयर्स तक वही है, वो वैसे का वैसे ही जैसे आपने बना के रखा है. तो इंसान कैसे बिलीव कर पाएगा कि भाई जहाँ पे जो सॉइल्स है वो वेट हो जाती है, लकड़ी तो बहुत मामूली सी चीज़ है, वो भी खराब हो जाती है कभी ना कभी, पर ये जो स्टैचू है वो 2 लाख ईयर्स तक है अभी भी. तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल. तो वो बोलता है कि भगवान ही जाने कैसे जिया ये. ठीक है, भगवान ही जाने कैसे ये लकड़ी का स्टैचू 2 लाख ईयर्स तक अभी खराब नहीं हुआ. क्योंकि लकड़ी को जल्दी जब वेट एरिया है तो लकड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी. तब ये कैसे नहीं हुई, तो भगवान ही जाने, वो बोल रहा है. इब्न बतूता 14th सेंचुरी, द मोरक्कन ग्लोब. अब देखो इब्न बतूता के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, द मोरक्कन ग्लोब ट्रॉटर. मोरक्कन ग्लोब ट्रॉटर मतलब ये मोरक्कन से था, और इसको ग्लोब ट्रॉटर इसलिए बोला क्योंकि ये वर्ल्ड पूरा घूमा इसने. ठीक है, तो ये बॉर्न हुआ था टैंजियर में. ठीक है, ये 1304 में इसका बर्थ था, और 77 में इसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो बुक इसने लिखी, जैसे आल बरूनी ने बुक लिखी थी किताबुल हिंद अरेबिक में, वैसे ही इसने बुक लिखी रहला अरेबिक में. ठीक है, द ट्रैवल्स. ये अब देखो, ये इंडिया में रहा 1332 से लेकर 1333 तक इंडिया में रहा. फिर सिंध गया 1333 में. ठीक है, फिर ट्रैवल्ड ओवर 75,000 माइल्स. 75,000 माइल्स ट्रैवल किया, सिंध पहुंचा, वहां पे इसको रोका गया. क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक, ये किससे मिलना चाहता था? ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिलना चाहता था. तो जो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलना चाहता था, तो वहाँ पे ना, मतलब अब पूछ के तो आएंगे ना कि उसको मिलना भी है कि नहीं मिलना. तो वो गए, मैसेंजर गए मोहम्मद बिन तुगलक के पास, उनसे पूछा कि आपसे एक बंदा मिलने आना चाहता है, क्या वो मिल सकता है. जब मैसेज आया हाँ, तो फिर वो वापस आए और उसको बोला कि हाँ आप जाओ. किसको बोला? इब्न बतूता को. ठीक है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कुआसी बनाया, मतलब एक जज बना लिया, क्योंकि उसको रिलीजियस मतलब इस्लामिक के बारे में बहुत अच्छे से पता था, पढ़ा हुआ था उसने, तो इसलिए उसने उसको कुआसी बना लिया दिल्ली में. ठीक है, अब देखो अपॉइंट, ये मैंने बताया था क्वाजी एंड एनवॉय. अपॉइंटेड क्वाजी जज ऑफ दिल्ली बाय तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जज बना दिया था, क्वाजी बना दिया था ऑफ दिल्ली. In 1342 sent as Sultan's envoy to Mughal ruler of China. अब क्या हुआ कि ये क्वाजी था. ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये क्वाजी था. अब ऑब्वियसली वो महाराजा मोहम्मद बिन तुगलक है, तो उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे. तो वह उसकी प्रजा में मतलब एक बहुत बड़ा उसका दुश्मन था. और ये जो इब्न बतूता था, ये वहीं जाकर उसके जो रिलीजियस चीज़ों के बारे में सीखता था. ठीक है, तो अब जब इस मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला,
तो इसको कुछ लगा कि भाई ये लोग कुछ साजिश कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इब्न बतूता को प्रिजन में डाल दिया, इब्न बतूता को प्रिजन में डाल दिया। ठीक है, तो प्रिजन में डाल दिया। जब थोड़ी दिनों बाद जब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलूं, हाँ, जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने लगी धीरे 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 कि नहीं ये रिलीजियस चीज़ों के लिए जाता था, कुछ ऐसे इसका पर्पस नहीं है मुझे मारने का, तो उसने क्या किया, उसने उसको प्रिजन से मतलब निकाल दिया, और इसको प्रिजन से निकाल दिया और बोला कि आप अपना क्वाजी जज का काम फिर से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर उसने बोला कि भाई अब फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर से मुझे तुम जेल में डाल दोगे, तो इससे अच्छा, अब वो ट्रैवलिंग करने आए थे तो इससे अच्छा तुम मुझे कोई ऐसा काम दे दो कि यहाँ से वहाँ तक कुछ पहुँचाना है, वहाँ से यहाँ तक कुछ पहुँचाना है। ठीक है भाई, ठीक है। उसने फिर सोचा, फिर उसने क्या किया, 1342 में उसको उसके सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मुगल रूलर ऑफ चाइना, अब जो मुगल थे और जो मोहम्मद उनका वो मुगल्स जो थे एनिमी थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के, तो उनके लिए उसने कुछ भेजा। ठीक है, उनके लिए मुगल्स के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के हाथ में कुछ भेजा, हाथ से कुछ भेजा। तो इन 1342 सेंट एज सुल्तान्स एनवॉय टू मुगल रूलर ऑफ चाइना, मुगल रूलर ऑफ चाइना को देने के लिए कुछ भेजा उसने। ट्रैवल उसने मालदीव्स ट्रैवल किया, श्रीलंका और सुमात्रा। कहाँ का ट्रैवल किया, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा। मेट पायस मैन, क्रूअल किंग्स एंड ऑर्डिनरी फोक। पायस मैन से मिला, क्रूअल किंग्स मतलब क्रूअल एंड जेनरस किंग से मिला, एंड ऑर्डिनरी फोक से मिला। ठीक है, फिर अब जब ये दिल्ली में रहा, इसने बहुत सारी चीज़ें देखी, जब ये ट्रैवल कर रहा था तो उसने क्या क्या देखा, तो अब वो उसके बारे में बताते हैं। कोकोनट एंड पान के बारे में देखा इसने, PY की फोकस है, ध्यान से पढ़ लो। कोकोनट लुक, अब देखो इसने क्या बोला है, जो कोकोनट दिख रहा है तो वो लुक लाइक अ ह्यूमन हेड्स विद आईज, मतलब ये जो कोकोनट है, इसने क्या बोला इस कोकोनट को, इधर कोकोनट नहीं है क्या, कोकोनट का पेड़ है, कोकोनट दिख रहा, कहाँ गया, कोकोनट 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 कोकोनट, नहीं, चलो ठीक है, इधर एक कोकोनट बनाते, रुक जाओ। ठीक है, तो मान लो ये कोकोनट बना दिया, ठीक है, ये कोकोनट है, अरे इधर एक कोकोनट लटका दिया, ठीक है। अब ये जो कोकोनट है, इसको इसने क्या बोला, इसने इसको बोला कि ये एक इंसान के हेड के जैसा लग रहा है, ये जो कोकोनट है एक इंसान के सर के जैसा लग रहा है, हेड, और इस कोकोनट में 2 आंखें हैं और एक छोटू सा मुंह है, पता नहीं कहाँ से दिख रहा है उसे, इस कोकोनट में 2 आंखें और एक छोटू सा मुंह है। अब आई डोंट नो इसको मुंह, इसको वो सब कहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो इस कोकोनट में क्या है, हाँ, इस कोकोनट में पहले तो इसने बोला कि जो कोकोनट है वो ह्यूमन बीइंग के हेड की तरह लग रहा है, और इस कोकोनट में 2 आंखें और एक मुंह है छोटा सा, ठीक है। फिर जब ये कोकोनट को हम जब खोलेंगे, ये कोकोनट है, ग्रीन कलर से लाऊं तो, ठीक है, तो ये कोकोनट है, जब इसको हम तोड़ेंगे, ये मलाई है, ठीक है, ए भगवान, ठीक है, तो जब इस हम कोकोनट को जब हम क्या हुआ ये, तो कोकोनट है, जब इस कोकोनट को हम तोड़ेंगे, पीस करेंगे, तो इसमें ये मलाई है, तो अब वो इसको दिख रहा है ब्रेन की तरह, वो किसकी तरह दिख रहा है इसको, ब्रेन की तरह, ओह माय गॉड, ठीक है, तो वो किसकी तरह दिख रहा है इसको, ब्रेन की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो कोकोनट है आधा वाला, वो उसको ब्रेन की तरह लग रहा है, और इसमें जो 2 एंटीना ऐसे निकले हुए हैं ना, ये इसको हेयर लग रहा है, हेयर, बाल, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है ये ब्रेन है, ये जो पीस है ये ब्रेन है, ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और ये जो ऊपर 2 एंटीना टाइप के है वो बाल है, ठीक है, हेयर है। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, ये हेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद
जब ये जो कोकोनट है जब ये सूख जाता है, तो आपने ऐसा कोकोनट देखा होगा ना, वो ग्रे ब्राउनिश होता है वो कोकोनट। तो मैं ब्राउन कलर कहाँ से लाऊं, एक मिनट गाइज गाइज, ये ब्राउन है क्या, नहीं ये ब्लैक है गाइज, ये लग रहा है थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा है, नहीं वैसा नहीं होता, बट ये ऐसे ही होता है, मतलब हाँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का कोकोनट है, मतलब ऐसा गोल और ऐसा ऐसा उसमें वो होता है, फाइबर्स होते हैं जिसको हम ऐसे ऐसे खींच के निकालते हैं, और उसमें से इतना सा कोपरा देखा है तुम लोगों ने, तो कोपरा होता है। अब एक, नहीं कोपरा, अब आप उसके अंदर देखते हो ना क्या बोलते हैं उसे, फाइबर होता है, उसको आप उसके आप पूछना पापा से, वैसे इसको निकालते हैं, उसको हथौड़ा मार के निकालते हैं, उसमें से पानी निकलता है। तो वो बहुत मीठा, मतलब पानी बहुत मीठा होता है, पी के देखना बहुत मज़ा आता है। और मतलब अब वो बोलता है जब वो कोकोनट सूख जाता है, तो हम उसके फाइबर्स को, जब वो फाइबर्स हम उसको निकालते हैं, तो फाइबर्स रोप बन जाती है जब वो सूख जाता है। तो जो फाइबर्स, ये जो फाइबर्स है ना, ये जो फाइबर्स है, ये रोप बन जाते हैं। और जब ये फाइबर्स रोप बन जाते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शिप इंस्टेड ऑफ आयरन नेल्स। आयरन नेल्स ना यूज करके हम ये रोप यूज करते हैं, कोकोनट के फाइबर्स की रोप यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना इसने बोला, ये कोकोनट की बात होगी। अब अगर मैं आपको पान की बात बताऊं, बीटल वाइट, ठीक है, अगर मैं आपको पान की बात बताऊं, तो पान तो आई गेस आप लोगों ने खाया होगा, मीठा पान, ठीक है। तो अब ये हमें पूरी पान की प्रोसेस बताते हैं, ये पान कैसे बनाते हैं। तो पान इसने बताया कैसे बनाते हैं, इसने इसने देखो कोकोनट को इसने डेट पाम के साथ कंपेयर किया, ठीक है। कोकोनट को इसने डेट पाम के साथ कंपेयर किया, और इसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बोला कि कोकोनट के पेड़ पे कोकोनट उगता है, और पाम डेट पाम के पेड़ में डेट्स डेट्स उगते हैं। वाह वाह, बहुत बड़ी बात बोली, तालियां, ठीक है। अब पान की बात करें, तो इसने पान का तो पूरा प्रोसेस ही बता दिया कैसे पान बनता है। तो अब देखो, इसने पान को ग्रेप वाइन से कंपेयर किया है। पान को किससे कंपेयर किया, इसने पान को ग्रेप वाइन से इसने कंपेयर किया। तो अगर मैं पान के बारे में बताऊं, तो कौन सा कलर आ गया फिर से भाई, अगर मैं आपको पान के बारे में बताऊं तो ब्लू से बताऊंगी, ठीक है। ऐसे तो ग्रीन होता है पत्तल, अच्छा आपको ग्रीन से बताऊंगा ना, रुक जाओ, ठीक है। तो ये ग्रीन है, ये पान है, ठीक है, ये पान मान लो। इसके ऊपर चॉक पाउडर लगाते हैं, ठीक है। वो तुम लोग नहीं खाते, मैं नहीं खाती, वो लोग, वो कोई और, मतलब ऐसे क्या बोले, किसान लोग खाते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं वो खाते हैं, ऐसे लोग मतलब हम लोग नहीं खाते, ठीक है। तो उससे नहीं तो अगर आप वो खाओगे ना, एरिका नट खाओगे, तो आपके दांत ही पूरे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब चॉक पाउडर वाइट कलर का से लाऊं मैं, ये रहा, ठीक है। तो इसमें वो चॉक पाउडर करते हैं, वाइट कलर का इसमें चॉक पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रहा बिटल 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 ट्री की लीफ। बिटल ट्री में कोई फ्रूट नहीं उगता, वो लीफ के लिए फेमस है, ठीक है। तो लीफ ली, उसमें हमने चॉक पाउडर लगाया, और चॉक पाउडर के बाद अपन ने वो लगाया, क्या बोलते हैं उसे, एरिका नट, सुपारी। अब सुपारी ब्राउन कलर की होती है, मैं फिर से ब्राउन कलर कहाँ से लाऊं भाई, वाइटिश, ये ले लेती हूँ। तो सुपारी जो होती है वो ऐसी कोई कलर की होती है, ब्राउनिश होती है, ये ब्राउनिश नहीं है गाइस। ब्राउनिश में लाऊं तो कहाँ से लाऊं, ब्राउन, हाँ ये आ गया ना, हाँ। तो ये होती है ये ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे इसको रगड़ते हैं उस पर, ये एरिका नट है। तो पहले पान के पत्ते ली, मतलब बेटल लीफ ली, BETEL बेटल लीफ ली, उसमें चॉक पाउडर किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर वो डाला, क्या डाला, सुपारी डाली, एरिका नट डाला, और उसको अच्छे से फोल्ड किया और उसको खा लिया। हम तो मीठा मीठा पान खाते, मीठा पान अच्छा होता है, ठीक है। सुपारी सुपारी खाओगे ना, सारे जो दांत होते हैं, अगर एक भी फंस गई ना, वो दांत बाहर आ जाएंगे सारे,
ठीक है, तो इसने ये सब हमें बताया। ठीक है, था भाई। हाँ, फिर गोल क्या था? अराउज क्यूरोसिटी इन हिज अरेबिक रीडर्स। जो अरेबिक रीडर्स थे, जो पहली बार आए थे, तो उनके उसमें क्यूरोसिटी, जैसे तुम लोग में क्यूरोसिटी आती है इस चीज को जानने में, इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में क्यूरोसिटी आ जाएगी। जो नेशनल इनकम को पढ़ने में बहुत सारी क्यूरोसिटी आई थी तुम लोगों में, तो अब इन लोगों में भी आई, क्योंकि ये लोग टैंजियर से दिल्ली आए हैं। मतलब ये इब्न बतूता टैंजियर से दिल्ली आया है। ठीक है, तो इसको भी बहुत सारी क्यूरोसिटी थी, इसकी रीडर्स को बहुत, जब वो बुक पढ़ेंगे, रेहला बुक पढ़ेंगे, तो उनको भी बहुत सारी क्यूरोसिटी होगी इसको जानने में, तो उसने लिख दिया उनके बारे में, उसके बारे में भी। ठीक है, ये क्या होगा भाई? हाँ, फिर सिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस। उसने बताया कि जो सिटीज थी वो, मतलब दिल्ली बहुत उस टाइम पे डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत पॉपुलेशन थी वहाँ पे। ठीक है, तो सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस, और वहाँ पे एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। मतलब एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, जिसको जो करना है वो कर सकता है, जिसको नेसेसरी है वर्क की, वो कुछ भी वो काम ढूंढ के कर सकते हैं। मतलब एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पे। स्ट्रीट्स वर क्राउडेड, ब्राइट एंड कलरफुल। दिल्ली, अ वास्ट सिटी विद 28 लार्ज गेट्स, लार्जेस्ट इन इंडिया। मतलब दिल्ली एक वास्ट सिटी थी जिसमें 28 गेट्स थे। आप सोच सकते हो 28 गेट्स। दौलताबाद राइवल्ड दिल्ली इन साइज एंड ट्रेड। मतलब दौलताबाद भी सेम था दिल्ली से, उसकी साइज, उसका ट्रेड, हर चीज सेम थी। मतलब दौलताबाद भी पॉपुलेटेड था। अब तुम बोलोगे दौलताबाद के बारे में क्यों पढ़े? दौलताबाद लोग के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो दौलताबाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उन्होंने सोचा कि जब ये मुगल रूलर, इनका कभी भी दिमाग हटिया सकता है और कभी भी ये लोग हमला कर सकते हैं, तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि कहीं और हम लोग जाके, मतलब कहीं और एक सेफ प्लेस भी तो होनी चाहिए ना, तो सेफ प्लेस बनाते हैं दौलताबाद में। ठीक है, तो दौलताबाद में इन्होंने पूरा देखा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सबको ले गए 40 डेज के अंदर इन्होंने, क्योंकि दिल्ली से अगर आप दौलताबाद जा रहे हो तो 40 डेज लगेंगे, ये इब्न बतूता ने बताया था। ठीक है, तो वहां से कहाँ ले गए? दौलताबाद ले गए। दौलताबाद ले गए, जब ये 4-5 दिन दौलताबाद रहे, तो भाई पता चला कि दौलताबाद में पानी ही नहीं है। पता चला दौलताबाद में पानी ही नहीं है। अब भाई मोहम्मद बिन तुगलक को सब कोसने लगे, भाई फुश फुश, कि कैसा है, देखा ही नहीं है, मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो वो दौलताबाद से वापस दिल्ली आए। मतलब 40 डेज टोटल, 80 डेज, तो मतलब 40 डेज जाना, 40 डेज आना, तो सोच लो 80 डेज। ठीक है, तो दौलताबाद, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, ये बहुत एक्सपेरिमेंटल था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो राइवल दिल्ली इन साइज एंड ट्रेड, मतलब दिल्ली का साइज और ट्रेड दोनों सेम था, इसलिए वो दौलताबाद गया, क्योंकि दिल्ली दूसरा नाम दौलताबाद। मतलब क्या, ये मान लो ना कि दिल्ली का जैसे ही दौलताबाद था। ठीक है, जैसे ट्विंस नहीं होते, वैसे ही दिल्ली के जैसा भी दौलताबाद था, ट्विंस थे। ठीक है, अब म्यूजिक इन दी मार्केट। इन दौलताबाद देयर इज अ मार्केट फॉर सिंगर्स कॉल्ड तराबाबाद। ठीक है, दौलताबाद में ये एक मार्केट था सिंगर्स का। ठीक है, उसको बोलते थे तराबाबाद, कॉल्ड तराबाबाद। तो वहाँ पे मतलब सिर्फ सोशल ट्रांजैक्शंस नहीं होता था, पैसों का लेन देन ही नहीं होता था वहाँ पे, वो चीज़ें भी होती थी। क्या होता था? कोई वो बजा रहा है, सितार बजा रहा है, कोई वहाँ पे लेडी डांस कर रही है, जो भी डांस कर रही है लेडी। फिर वहाँ पे एक लेडी, एक फीमेल सिंगर एक स्विंग में बैठकर पीछे से उसको झूला दिया जा रहा है और वो गा रही है, ला 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 ला, ऐसे गा रही है उसको। ठीक है, तो इन दौलताबाद देयर इज अ मार्केट फॉर सिंगर्स कॉल्ड ताराबाद. Shops have swings where female singers sat. The bazaar has mosque and temples for prayer. बाजार में मॉस्क था, टेम्पल्स थे फॉर प्रेयर्स। ठीक है, तो ये एक सोर्स है। ठीक है, पर्पल बॉक्स में दिया हुआ।
The wealth of India. Indian soil was fertile. Farmers grew 2 crops in a year. मतलब इंडियन सॉइल बहुत फर्टाइल थी और जो फार्मर्स थे वो 2 क्रॉप्स एक ईयर में उगाते थे. सॉइल बहुत फर्टाइल थी. Cities were connected by thriving village economies. Textile, muslins, silks and cottons exported globally. जो मसलिन्स होते थे ना, सिल्क जो मसलिन होते थे वो एक्चुअली वो चीपर सॉरी कॉस्टली होते थे, तो वो रिच नोबल्स रॉयल्टी लोग हैं सिर्फ उन वो ही पहन सकते थे और कोई मिडिल क्लास या रिच पुअर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था मुस्लिम. ठीक है. और हमने ये देखा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम मतलब इंडिया बहुत फेमस थी. इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था. इंडिया बहुत फेमस थी सिल्क एंड कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत मानी जाती थी. और इंडिया से सामान एक्सपोर्ट होता था दूसरी जगहों पर. ठीक है. अब जो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने सब तहस नहस कर दिया. ठीक है. तो कम्युनिकेशन स्पीड. अब कम्युनिकेशन स्पीड देखा उसने तो उलूक हॉर्स पोस्ट, दावा फुट पोस्ट. अब देखो उलूक जो था वो हॉर्स पोस्ट था. मतलब जैसे आपने रिले रेस, तो रिले रेस में आप देखते होगे ना कि ये बंदा है, ये भाग रहा है और यहाँ पे दूसरा बंदा है, तो वो क्या बोलते हैं उस लकड़ी को लेके भाग रहा है, तो वो उसको देता है, फिर वो भागता है, दूसरे को देता है, तीसरे को देता है, फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, मतलब रेस एंड हो जाती है. तो वैसे ही उलूक पे है, बस वो हॉर्स के साथ होता है. ठीक है. हॉर्स पे बैठता है तो एवरी 4 माइल्स में उसको एक आदमी दिखता है, वो मैसेज ट्रांसफर करता है, मैसेज देता है, और वो 4 माइल्स में दूसरा आदमी मिलता है, फिर 4 माइल्स में दूसरा आदमी मिलता है. तो ऐसे ऐसे चलता रहता है और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. तो ये जल्दी काम होता है. इसको उलूक बोलते हैं. और दवा फुट पोस्ट, चलते चलते फुट पोस्ट. ठीक है. तो वैसे रिले रेस की तरह ही मान लो कि यहाँ से एक बंदा आया, इसको मैसेज दिया, फिर वहाँ वो उधर मैसेज गया 1/3 माइल पे, फिर उधर मैसेज गया, फिर उधर मैसेज गया, फिर उधर मैसेज गया. तो ये सब ऐसा होता रहता है और फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. अब फास्टेस्ट कौन है, तो फास्टेस्ट मैं बोलूँगी दवा. क्यों? क्योंकि हॉर्स थोड़ा मतलब तेज. अब आप बोलोगे हॉर्स पोस्ट तेज है, क्यों? अब बेचारा हॉर्स थक भी तो जाएगा. 4 माइल्स, इसमें तो 1/3 माइल में ही आपको एक बंदा मिल जाएगा. तो इसलिए फुट पोस्ट ज़्यादा तेज है. ठीक है. दवा ज़्यादा तेज है. दवा इज फास्टर देन उलूक. ठीक है. क्यों? न्यूज़ इन 5 days. क्योंकि जब फुट पोस्ट ही तो था जब सिंध में इब्न बतूता को रोका गया था, तो 5 days के अंदर अंदर जो दिल्ली से इंफॉर्मेशन आ गई थी सिंध तक. ठीक है. कि हाँ इब्न बतूता को जान दो. ठीक है. तो ये बहुत मेंटेन करना बहुत वो होता है, पर इजी बोल सकते हैं ऐसे कि बंदा थकता नहीं है. और ये सब कम्युनिकेशन स्पीड थोड़ी तेज है. ठीक है. इनसिक्योर जर्नीज. जो जर्नीज होती है ना वो लिटिल बिट इनसिक्योर होती है. क्यों? क्योंकि जो जर्नी थोड़ी बहुत इनसिक्योर हो जाती है. क्यों? क्योंकि रॉबरी होने का डर होता है. ठीक है. बहुत सही चीज मैंने आपको बताया ना, बैंड्स ऑफ रॉबर्स आ जाते हैं. हम घूमने जा रहे हैं और कोई हमारा फ़ोन चुरा के ले गया, पर्स चुरा के ले गया या कुछ चुरा के ले गया, तो उसकी टेंशन अलग. और घूमने जा रहे हैं तो उसमें मज़ा भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें ही ध्यान लगा रहता है, अरे यार वो चोरी करके ले गया, अगर ऐसा हो जाए, अगर मैं इधर रख लेता तो नहीं होता. तो ऐसे ही लगा रहता. ठीक है. तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देख लो. Highways were blocked by bands of robbers, lost several fellow travelers to death during attacks. और इसलिए ज़्यादातर लोग अभी के समय में ट्रैवलिंग बहुत इजी है, सिक्योर है. ठीक है. पर सिक्योर ट्रैवलिंग से, पर जर्नी से, पर उस समय पे बैंड्स ऑफ रॉबर्स थे, इसलिए वो लोग अकेले जाना प्रेफर नहीं करते थे. वो लोग कारवंस मतलब क्राउड में, ग्रुप में जाना प्रेफर करते थे, जिससे उनका बच जाना, मतलब सेफ बचना, जो सेफ बचना, मतलब ज़्यादा चांसेस थे उनके सेफ बचने के लिए. मतलब बच जाएंगे ना, ज़्यादा चांसेस थे उनके. तो
यही था कि प्रेफर्ड कारवंस फॉर कलेक्टिव सेफ्टी। बतूता हिमसेल्फ वॉज वन मीन्स बतूता खुद भी वो अटैक में, मतलब उसको भी उसकी थोड़ी थोड़ी बहुत उसको इंजरी हुई थी, और जब वो कारवंस में जा रहा था तो द लिटिल मीन्स द सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, ठीक है, डेथ हो गई थी सेवरल पीपल की, और उसको सिर्फ इंजरी हुई थी, ठीक है, इब्न बतूता को during the attack of robbers. A born near 17th century, a Frenchman, physician and intellectual, ये इंडिया में रहा 12 years के लिए इंडिया में रहा, तो stayed in इंडिया फॉर 12 years 1656 से 1668 तक ये इंडिया में रहा। और ये जो मुगल एम्पायर की जो शाहजहाँ थी, शाहजहाँ बेगम, उनका जो एल्डेस्ट सन था प्रिंस दारा शुको, उन वो उसका फिजिशियन था ये बर्नियर, ठीक है, बर्नियर उनका क्या था, फिजिशियन था, ठीक है। कॉन्स्टेंटली अब ये कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता था इंडिया को यूरोप से, क्यों, क्योंकि इसका उसको मोटिव याद था, क्यों, क्योंकि इसको फ्रेंच 14 फ्रेंच सॉरी लुइस 14 ने भेजा था, लुइस 14 ने भेजा था ना, लुइस 14 ने भेजा था इसे क्या करने के लिए, लुइस 14 ने भेजा था कि इंडिया में देख के आओ कि हम अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, और उसने बोला था कि अगर, सुन ले, अगर तू ने देख कि बताया कि इंडिया में नहीं डाल सकते, इंडिया बहुत वैसा है, तो फिर वापस मत आना, इंडिया में ही रहना। तो इसलिए उसने हर चीज़ गलत छाप दी इंडिया के लिए, ठीक है। तो और वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता था इंडिया विद यूरोप, ठीक है, इंडिया विद फ्रांस, वो कॉन्स्टेंटली, सॉरी, इंडिया विद यूरोप वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता था, अच्छा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। फिर द डिसइंटीग्रेशन, द डिजेनरेट ईस्ट, हाईली क्रिटिकल, डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुइस 14 ईयर, ठीक है, टू लुइस 14 ऑफ फ्रांस। उसने जो भी अपना लिखा था इंडिया के बारे में, जो भी लिखा था, वो सब किसको डेडिकेट किया, लुइस 14 को डेडिकेट किया। क्लेम द मुगल किंग ओन्ड ऑल लैंड्स, उसने ये बताया कि जो मुगल किंग था वो एक सोल रूलर था, मतलब वही लैंड को कैप्चर करता था। बर्नियर ने बताया, जो उसने लिखा था, कि क्राउन ओनरशिप, मतलब कि जो सारी जो लैंड है वो उसका ओनर किंग ही होता है, ठीक है, जो सारी लैंड है उसका ओनर कौन है, किंग है उसका ओनर, ठीक है। कोई जो मतलब किंग जो सारी लैंड का जो भी ओनर है वो किंग है, ठीक है। तो इसलिए इधर लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, लेड टू रूइंस एंड पॉवर्टी। यहाँ पे पॉवर्टी से भरा हुआ है ये देश, मतलब ये देश पूरा टूट फूट गया है। यहाँ के एम्परर को आप बुद्धू बना सकते हो, किंग को आप बुद्धू बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हो। जैसे वो बर्नियर 12 ईयर्स के लिए बुद्धू बनाकर वहाँ पे रह रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और किंग के पास सारी लैंड थी, किंग ही उसका ओनर था, किंग ही प्रॉफिट लेता था, ठीक है। तो लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लेड टू रूइंस एंड पॉवर्टी, ठीक है। कॉल्ड मुगल सिटीज कैंप टाउन्स, उसने कैंप टाउन्स बोला मुगल सिटीज को, क्यों, क्योंकि जो किंग था वही ओनर था। तो और मतलब जो लोग पीजेंट्स थे वो अपने बच्चों को वो लैंड ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उसने उसको क्या बोला, कैंप टाउन्स, कैंप टाउन्स, ठीक है। टॉपर्स क्वेश्चन, लैंड राइट्स मैंने आपको जो बताया था, बर्नियर थेसिस, किंग ओन्स ऑल लैंड, ठीक है, किंग ओन करता था ऑल लैंड्स, नो इंसेंटिव फॉर पीजेंट्स, कोई भी इंसेंटिव नहीं था पीजेंट्स के लिए, मतलब कि ये नहीं था कि बच्चों को वो ट्रांसफर कर दे लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए, नहीं। एग्रीकल्चर रूइन हो गया क्योंकि 80 से 90% पीपल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नो मिडिल स्टेट, अगर नो मिडिल क्लास थी एग्जिस्ट इन इंडिया, कोई जैसे रिच है तो वो रिच है, पुअर है तो वो पुअर है, मीन्स नो मिडिल क्लास वॉज देयर एग्जिस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। रिचर ऑफ द रिचेस्ट एंड पुअर ऑफ द पुअर, ऐसा था। ओनली द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी लिव्ड इन ओपलेंस,
ठीक है, जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी थे, जो रूलर्स थे, और जो ये लोग थे वो ऑपुलेंस में रहते थे, मतलब महलों में रहते थे। जज्ड इंडिया पुअरली बाय वेस्टर्न प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स, मतलब जज इंडिया को पुअरली जज किया वेस्टर्न प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, मतलब उसने पूरा सत्यानाश लिखा है इंडिया के बारे में। बर्नियर वार्निंग्स, बर्नियर वार्नड यूरोपियन किंग्स, इफ यू फॉलो द मुगल मॉडल of crown ownership, your kingdoms will become deserts, pestilential marshes, and your people beggars। ठीक है, तो वो ये बोल रहा था कि जो किंग किसका है, किंग प्रजा का नहीं है, बेगर्स और बेगरेंस के किंग है वो। पॉवर्टी है ना, क्योंकि लैंड है ही नहीं, क्राउन ओनरशिप है, लैंड है ही नहीं, ओनर कौन है, ओनर किंग है, तो लैंड है ही नहीं पीजेंट्स के पास, तो कैसे वो बीज बोएंगे, क्रॉप्स करेंगे। तो बर्नियर ने उनको एक वार्निंग दी, क्या कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम किंग बनोगे बेगर्स के, बेगर्स और हाँ, बेगर्स के किंग बनोगे तुम, और तुम्हारी जो इंडिया है वो टूट फूट हो जाएगी, रूइन हो जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगी। ठीक है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो रिच है वो रिच होते जाएंगे और जो पुअर है वो पुअर होते जाएंगे, गैप बढ़ता जाएगा, और तुम बेगर्स के क्या बन जाओगे, बेगर्स के किंग बन जाओगे। तो उसने एक वार्निंग दी। Agrarian poverty, peasants were deprived of the means of subsistence, they often perished from bad treatment, उनको हमेशा बैड ट्रीटमेंट दिया जाता था। मैनी गुड लैंड्स रिमेन्ड अनटेल्ड फॉर वांट ऑफ लेबर्स, मतलब जो लैंड थी वो भी क्या हुई, लैंड भी थी वो भी, मतलब लैंड तो फर्टाइल थी ऑब्वियसली, पर वहाँ पे ना लेबर्स की ज़रूरत थी, पर लेबर्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जाएगा किंग के पास, तो लेबर को क्या मोटिवेट कर रहा है उनको काम करने के लिए, कुछ नहीं कर रहा, वो घर पे आराम कर बैठे हैं, पॉवर्टी जी रहे हैं, कुछ नहीं खाने पीने को मिल रहा, आधे लोग मर गए। तो किंग किसके बने, बेगर्स ऑफ द बेगर्स के वो किंग बन गए। ठीक है, तो आर्टिजन्स एंड वर्कशॉप, आर्टिजन्स हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव क्वालिटी, कोई नहीं था कि भाई कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्या करें, कुछ नहीं था, कोई मोटिव ही नहीं था भाई। प्रॉफिट ही अगर आप नहीं दोगे फार्मर्स को, तो उनके पास क्या मोटिव रहेगा काम करने का। ऑल प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, सब प्रॉफिट तो भाई किंग ले जाता था, ये रूलर्स ले जाते थे। या अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर एक एग्जांपल दूँ, मान लो मेरी कल को एक कार की शॉप हो गई, ठीक है, तो अब वो कार की जो शॉप है, मैं मैंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने उनको चाबी दी, मैंने बोला तुम्हें 9 बजे आकर गेट खोलना है और फिर रात के 10 बजे तुम लोग चले जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उनको क्या, अब प्रॉफिट तो मैं ही रखूँगी, अगर जो भी अगर मैं वेजेस तो उनको उतनी मिलेगी जितनी मिल रही है, और जो प्रॉफिट होगा वो मैं रखूँगी, वो लोग लेंगे ही नहीं। तो उनको क्या मोटिव करेगा कि वो आए, खोले, अंदर अंदर बैठे, गर्मियों में तपे और गाड़ियाँ बेचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उनको क्या मोटिव करेगा, कुछ नहीं, वैसे अंदर बैठे रहेंगे चुपचाप शांति से, ऐसे ऐसे देखेंगे, कोई मोटिव ही नहीं है उनके पास। अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रॉफिट बांटूंगी सबके पास, सबको, तो वो क्या करेंगे, आ जाओ गाड़ी ले लो, गाड़ी, ऐसे ऐसे बोलेंगे, फ़ोन करेंगे लोगों को कि ऐसा ऐसा उनके पास मोटिव आएगा, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर जब तक आप प्रॉफिट नहीं दोगे तो मोटिव क्या होगा, मोटिवेट क्या करेगा फार्मर्स को। प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर फॉलोड इनटू इंडिया फ्रॉम द वर्ल्ड से गोल्ड, सिल्वर और सब इंडिया में जाता था। ठीक है, तो ये जो गोल्ड है ना, वो इंडिया बाहर से आया है, इंडिया के पास नहीं था गोल्ड पहले के समय में। इंडिया वॉज एन इंडस्ट्रियल सिंक ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया सिंक में डाल रही थी क्योंकि पॉवर्टी थी पूरी, ठीक है, पूरी पॉवर्टी थी, मतलब इंडिया रूइन हो रही थी क्योंकि क्राउन ओनरशिप था, प्राइवेट, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो इंडिया
इंडिया सही रहती, इंडिया रूइन नहीं होती। ठीक है। मिसिंग फीमेल वॉइसेस मिस हो रही थी, मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि कोई भी फीमेल के बारे में बात ही नहीं की है। फीमेल के बारे में पहली बात तो बात ही नहीं की है, ठीक है। फीमेल के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, कुछ फीमेल के बारे में बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है। सब इब्न अल बरूनी भी मेल है, वो कौन, इब्न बतूता भी मेल है, फ्रांसिस्को बर्नियर भी मेल है। किसी फीमेल के बारे में बात हुई? हाँ, वैसे वो शाहजहाँ बेगम के बारे में बात हुई थी। क्यों? क्योंकि उसका एल्डेस्ट सन दारा शुको का फिजिशियन था फ्रांसिस्को बर्नियर, बस उसके बारे में इतनी सी बात हुई, वो ट्रैवलर थी नहीं, ठीक है। तो मतलब मिसिंग फीमेल वॉइस, फीमेल को तो एकदम ऐसे निगलेक्ट ही कर दिया इन लोगों ने। अकाउंट्स फोकस ऑन फीमेल स्लेव्स, डेंजर्स, डांसर्स एंड सती। बस फीमेल्स की उसमें बात हुई है कि जो फीमेल थी वो डांस करती थी, या वो फीमेल सिंगर्स झूले में बैठ के, स्विंग में बैठकर पीछे से उनको धक्का देते थे और वो गाती थी, बस इनकी बात हुई है। और सती, सती मैं आगे चल के बताऊंगी कि जो बर्नियर प्रोवाइडेड अ हार्ट रेचिंग अकाउंट ऑफ द सती सैक्रिफाइस। सती सैक्रिफाइस क्या होता था? तो द बर्नियर प्रोवाइड, उसने हार्ट रेचिंग मतलब एक ऐसा, सती मतलब वो होता है ना कि जब जैसे मान लो आपके मतलब अभी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जब डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो जो फीमेल होती है उनको भी वो जो चिता, जब हस्बैंड की चिता जलाई जाती है तो उसमें फीमेल को भी जला दिया जाता है, उसको सती बोलते हैं। तो बर्नर प्रोवाइडेड अ हार्ट रीचिंग अकाउंट ऑफ द सती सेक्रीफाइस। इब्न बतूता नोटेड स्लेव्स वर गिफ्टेड एज स्टैंडर्ड कमिटीज। जैसे हम चीज़ों का लेन देन करते हैं ना कि ये चीनी कितने की दी, इतने की दी, ये पैसे लो और ये चीनी लो, तो वैसे ही स्लेव्स का लेन देन होता था। जो स्लेव्स पकड़ के लाए जाते थे उनको रखा जाता था, हाँ ठीक है इतने में ये स्लेव्स बिकेगा, बुक बिक गया, ऐसे स्लेव्स का लेन देन होता था, ऐसे एज एज अ गुड्स, उनको गुड्स बोला जाता था। फैक्ट, नो अकाउंट लेफ्ट बाय अ वुमेन ट्रैवलर सर्वाइव्स टुडे। मतलब कोई भी अकाउंट नहीं है वुमेन ट्रैवलर का, एक भी वुमेन ट्रैवल नहीं करी है, क्योंकि पता नहीं उस समय के लोग क्या चाहते थे। उस समय के लोग ये चाहते थे कि वुमेन घर पे बैठकर सिर्फ बच्चों को देखे और घर को देखे। और आजकल देखो, आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। आज के लोग बहुत बदल चुके हैं। हाँ, कुछ लोग होंगे, पर ज़्यादातर लोग बदल चुके हैं। ज़्यादातर लोग वुमेन को बाहर एजुकेट कर रहे हैं, वुमेन को बाहर भेज रहे हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। क्रिकेट भी वुमेन खेल रही हैं, इट्स अ गुड थिंग। Now, the Vijayanagara source. Visited Vijayanagara in the 1440s, amazed by an idol house covered in cast ब्राउन्स। एक हाउस था, आइडल हाउस, वो एक कास्ट ब्राउन्स से कवर था। डिस्क्राइब्ड अ गोल्डन स्टैचू विद रूबिनीज फॉर आइज, मतलब आइज में रूबिनीज थे। Felt wonder and shock at the unfamiliar architect. Unfamiliar जिससे हम लोग familiar ना हो, unfamiliar architect से शॉक हो गए थे, ठीक है। तो ये विजयनगर सोर्स है। Now we have completed the chapter, that is chapter 5, travelers through the eyes of travelers. एल-बरूनी किताबुल हिंद, ये रिवीजन है जो भी हमने अभी तक पढ़ा। एल-बरूनी किताबुल हिंद 11th सेंचुरी। संस्कृत बैरियर्स हुए थे, उसने 3 बैरियर झेले थे, संस्कृत, लैंग्वेज और इंसुलरिटी। नेशन ऑफ पॉल्यूशन को उसने एकदम रिजेक्ट कर दिया था। इब्न बतूता रहेला लिखा था अरेबिक में। 14th सेंचुरी क्वासी पोस्टल सिस्टम, उसने बताया कोकोनट और पान के बारे में, और इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो जब मतलब इनसिक्योर ट्रैवलिंग, मतलब बैंड्स ऑफ रॉबर्स आ गए थे और वो अटैक भी हो गया, तो उसको थोड़ी सी इंजरी भी हो गई थी और फ्यू पीपल्स लॉस्ट देयर लाइफ। फ्रांसिस्को बर्नियर ने ट्रैवल किया इन मुगल एम्पायर, और वो कंटिन्यूसली कंपेयर करता रहा इंडिया को एम्पायर यूरोप से। 17th सेंचुरी उसने बताया क्राउन लैंड ओनरशिप, केप टाउन्स बताया उसने, कैंप टाउन्स, सोसाइटल नोट्स दिए, सती, स्लेव्स, कास्ट,
कास्ट कंपैरिजन्स विद पर्शिया, कास्ट कंपैरिजन किया विद पर्शिया कि इंडिया कोई यूनिक नहीं है कास्ट कंपैरिजन में, ये पर्शिया में भी है, ये इंडिया में भी है, और जो हमने फ्रेंच में भी पढ़ा था. ठीक है. सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. वेरी नाइस. तालियां बजा लो, तालियां. पीठ थपथपा दो. मेरी थपथपा, मैंने पढ़ा है इतने अच्छे से. ठीक है. तो मास्टर एग्जाम एमपी बोर्ड पैटर्न चैप्टर 1 to 5 बैकलॉग स्ट्रेटेजी, टोटल मार्क्स 40. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द क्वेश्चन. मैं अपनी फोटो हटा दूं तो आप देख लो, फोटो ऊपर है. ठीक है. अब आप देख लो. सेक्शन है विच आर्कोलॉजिकल मटेरियल वाज प्राइमरी यूज फॉर हरप्पन वेट्स. आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है. फिर अच्छा ये दूसरा ही आ गया. ठीक है. Who deciphered the Brahmi and Kharosthi scripts in 1838? कमेंट में आंसर. Question 3. According to Shastras, only who were expected to be kings? शास्त्र के अकॉर्डिंग किंग्स बनने का अधिकार किसको था? क्षत्रियास. वेरी नाइस. ओ शिट, आंसर ही बोल दिया. सॉरी. In which town is the Great Sachi Stupa located? किस टाउन में ग्रेट साची स्तूपा लोकेटेड था? वेरी नाइस. आंसर नहीं दूंगी, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में. Which traveler described coconut as looking like a human head? Oh my god. Coconut as a human head. भाई कौन बता सकता है? इब्न बतूता भाई साहब बता सकते हैं. ठीक है. सेक्शन बी फिलर्स. अच्छा मैंने आंसर ही दे दिया मैंने. वाह वाह वाह. ठीक है. तो एल्बेरुनी वाज बोर्न इन द डैश. अब देखो मैं नहीं बोलूंगी नहीं तो आंसर निकल जाएगा मेरे मुंह से. तुम सेक्शन भी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इस वीडियो को पॉज करके लिख दो कमेंट सेक्शन में अपनी कॉपी में. ठीक है. तो ये रहे क्वेश्चंस. ठीक है. ये मैच द फॉलोइंग. ये मरक्कन ग्लोब ट्रॉटर. ये रहा वन वर्ड. ये शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है. ये लॉन्ग क्वेश्चन. ये आएगा, चुपचाप पढ़ लेना. 10 मार्क का है, देख लो चुपचाप. ये आंसर की. ठीक है. ये आंसर की है. टॉपर्स ट्रिविया अगर दू एल्बेरुनी फर्स्ट स्कॉलर टू कंपेयर रिलीजियस सोसाइटी. इब्न बतूता गेंड मोर एयर माइल्स देन मोरक्को पोलो. मतलब मोरक्को पोलो जो इटली का था उससे ज़्यादा इब्न बतूता को इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट दी ये उलूक और दवा के बारे में इन द मिडिल एजेस. बर्नियर हिज बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू 5 लैंग्वेज विद इन 15 ईयर्स. 15 ईयर्स में उसकी बुक 5 लैंग्वेजेस में बोली गई. उसकी बुक का नाम था ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर. विजयनगर डिस्क्राइब्ड बाय अब्दुल राजाक as a city unlike any other in the world. So thank you guys. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. So the best beautiful thing is that no one can take the education what you have gained. ठीक है. समझ जाओ. ठीक है बोलती हूँ. द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू. ओके. सो टॉपर स्क्वाड 2026-27 लेक्चर 3 coming soon. Oh sorry. Okay. Chapter 6 coming soon. Okay. Chapter 6 is going to be started now. I think so from tomorrow. Yeah, from tomorrow I will start chapter 6. It is really interesting chapter. It is connected with the chapter 4 of part 1. That thinkers, belief and buildings. उससे connected है. So it's really very nice chapter. Means it is really amazed. Means very nice chapter. Okay. So bye bye guys. Love you all. Bye bye. And don't forget to like, share, subscribe my channel. If you want chapter 6, just subscribe my channel. So don't forget to like, share, subscribe my channel. Click that bell icon. And bye bye guys. Love you all. And if you have any doubt, write in the comment section and give me the answers of MCQs. Fill in the blanks and match the following and one word. Give me the answers fast.
Bye bye, guys. Love you all. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Okay, guys. Bye bye.